न्यूमेरिकल पोर्शन, जो हमारा बचा हुआ पोर्शन था ना न्यूमेरिकल का, उसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमने शायद 10-12 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस हम देखते हैं, अभी हम एग्जांपल ही कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और जो इसके पीछे के न्यूमेरिकल्स हैं, है ना, अनसॉल्व्ड एग्जांपल, वो भी कंप्लीट करेंगे। तो एक एक न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से देखा करो, आप आराम से समझा करो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में इन न्यूमेरिकल से बाहर आरबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, कुछ भी नहीं आने वाला। सब कुछ जो आएगा वो मैं जितने पढ़ने के न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ना, इसके अंदर से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो बड़े आराम से हर एक न्यूमेरिकल को अच्छे से समझने की कोशिश आपको करनी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास 4 समान आवेश है, ठीक है। 4 समान आवेश है, 1 2 3 4, ठीक है। और प्रत्येक का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, 2 माइक्रोकूलम का दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 माइक्रोकूलम का। क्या कह रखा है ना। ये जो 4 आवेश है वो एक्स अक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष पर, ठीक है। तो इन चारों आवेशों को मैंने एक्स अक्ष पर स्थित कर दिया, एक्स अक्ष पर स्थित कर, तो जैसे कि यहाँ पे हो गया कितना, 2 माइक्रोकूलम का, ठीक है। फिर जो इनके एक्स अक्ष पे स्थिति है ना वो दे रखी है आपको, कौन सी, ये तो 0 है, ये 2 है, यहाँ पर भी कितना है, 2 माइक्रोकूलम का। फिर कितना है, 4 पर है, कितना, 2 माइक्रोकूलम का। और फिर कहां पर है, 1 पर है, कितना, 2 माइक्रोकूलम का। और आपसे पूछा है कि 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित आवेश पर परिणामी बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन को दोबारा समझ लो क्या है। आपसे कह रहा है कि 4 आवेश आपको दिए हुए हैं, सबका मान समान है, ठीक है। और उसको हमने एक्स अक्ष पे, ये कौन सी अक्ष है आपकी, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पे इस तरीके से रखा है, एक तो 0 पे रखा है, एक 2 पे रखा है, एक 4 पे रखा है, एक 8 पे रखा है। कहां रखा है, 8 पे, 8। और ये डिस्टेंस है वो किसमें गिवन आपको, सेंटीमीटर में। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई जो 2 सेंटीमीटर पर आवेश रखा हुआ है ना, एक बिंदु आवेश रखा 2 माइक्रोकूलम का, इस 2 सेंटीमीटर पर रखे आवेश पर, है ना, परिणामी पी वेक्टर या परिणामी बल दोनों निकाल लेंगे। परिणामी बल की, इसमें क्वेश्चन में पूछा है परिणामी बल ज्ञात करना है हमसे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, परिणामी बल। तो पहले परिणामी बल की ज्यादा फोकस करेंगे अपन, ठीक है। तो हमें पता है कि ये तो एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल है, जो कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे काम क्या आ रहा है हमारा, सीधा साधा अध्यारोपण का सिद्धांत काम आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। इस बिंदु पर ये तीनों आवेश क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। जब ये आवेश यहाँ से यहाँ पर बल लगाएगा तो इस बल की दिशा किधर होगी, ध्यान से देखना। कौन बल लगा रहा है, 0 सेंटीमीटर पर रखा हुआ आवेश किस पर बल लगा रहा है, 2 सेंटीमीटर पर रखे हुए आवेश पर, ठीक है। तो कौन सरकेगा, 2 सेंटीमीटर पर रखा हुआ आवेश सरकेगा। किधर सरकेगा, है ना, ये दोनों आवेश समान है ना, तो प्लस एक्स अक्ष की ओर सरकेगा। ये बात समझ में आता है। तो हम कह रहे हैं ये फोर्स हुआ कितना, F ऑफ 2 ड्यू टू 0, F ऑफ F ऑन 2 ड्यू टू 0, मतलब 2 पर 0 के कारण लगने वाला फोर्स है। ऐसे यहां से देखो, अब 4 इस पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, ठीक है। और ये फोर्स होगा कितना, F ऑन 2 ड्यू टू 4, ये होगा। और एक कौन फोर्स लगाएगा इस पे, 8 माइक्रोकूलम, ये लगाएगा 8 पर स्थित है वो, इसका फोर्स किधर होगा, इसका फोर्स भी इधर ही होगा, है ना, इसका फोर्स भी इधर ही होगा। और ये फोर्स कितना होना है, ध्यान से देखो कितना होना है ये फोर्स, इसकी वजह से ये हो जाएगा F ऑन 2 ड्यू टू 8, ऐसे F ऑन 2 ड्यू टू 8। तो टोटल जो फोर्स है F नेट है, F नेट किस किस की वजह से मिला भाई हमें, F नेट मिला, एक तो 2 पर 0 की वजह से मिला, एक 2 पर 4 की वजह से मिला, और एक 2 पर 8 की वजह से मिला, ये तो मिला। तो हम देखते हैं कि F20 वेक्टर कितना, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है कि Q1 की वैल्यू कितनी, 2 माइक्रोकूलम, Q2 वैल्यू कितनी, 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ये 0 पे था ना, यहां से लेके और 2 माइक्रोकूलम के इनके बीच की दूरी, तो ये दूरी कितनी है एक्स अक्ष के अनुसार, 2 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर मतलब 10 की घात -2 का स्क्वायर, ये वाला आ गया आंसर, ठीक है।
इसी प्रकार से मैं निकालू कौन सा फोर्स, अब मैं निकालूंगा 2 पर 4 की वजह से लगने वाला फोर्स, इसकी डायरेक्शन किधर जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है, सॉरी 4 पे इधर जा रही है, तो कितना हो जाएगा F on 2 due to 4, वैल्यू कितनी निकली K 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2 into 10⁻⁻² का स्क्वायर, ठीक है। बट हम क्या कह रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन तो है प्लस आई कैप और इसकी डायरेक्शन है माइनस आई कैप, ठीक है। अब ये दोनों फोर्स तो समान है ना, देखो, और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ F2 on 0 बराबर माइनस ऑफ F2 on 4, ठीक है। इसलिए ये एक दूसरे के प्रभाव को, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों में इस पे कोई फोर्स लगा नहीं, अब एक फोर्स और बच रहा है, वो कौन सा है, F on 2 due to 8, ये कितना है, ये है आपका K, Q1 कितना 2 माइक्रोकूलम, Q2 कितना 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ बटे r स्क्वायर। अब दो देखो 2 सेंटीमीटर पे और 8 पे है, तो डिस्टेंस कितनी होगी बीच की, 6 सेंटीमीटर होगी ना, तो बोल देंगे 6 गुणा 6 गुणा 10⁻⁴, और डायरेक्शन क्या होगी, माइनस का आई कैप। इसको सॉल्व कर लेंगे तो k की वैल्यू और रख दो यहाँ पे 9 गुणा 10⁻9 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 10⁻⁻12 बटे 36 गुणा 10⁻⁻4, ठीक है। तो देखो इधर से क्या होगा, 4 से तो ये कट गया, माइनस का 8 बचा, ये कट गया, प्लस का 10 बचा, मतलब 10⁻1 बचा, समझ में आ रहा है ना, देखो 4 8 9 1 सॉल्व करना, और देख 9 चौक 36 और 9 से 9 भी कट गए, तो कितना बचा केवल हमारे पास 10 न्यूटन, और डायरेक्शन की तरह इसकी माइनस के आई। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसी स्थिति में जो दो स्थिति पर 2 सेंटीमीटर को जो आवेश रखा है ना, उस पे लगने वाला कुल बल कितना होगा, 10 न्यूटन होगा, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, माइनस आई कैप की तरफ होगी। समझ आ गया क्वेश्चन, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है, 4 समान आवेश हैं, प्रत्येक Q का मान भुजा A वाले बल के चारों कोनों पर स्थित है। कहने का मतलब है, अब की बार आपको एक बल दिया हुआ है, क्या हुआ हुआ है, एक बल, इस पर 4 आवेश है, Q Q Q, प्रत्येक का मान कितना दे रखा है, इसने Q दे रखा है, और क्या कह रहा है, इस वर्ग की जो भुजा है ना, वो A है, सेंटीमीटर में कुछ लिया, अपन A लेके चलते हैं इसको, ठीक है। हम बोलते हैं कि A सेंटीमीटर है, चलो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको, और या फिर A मीटर मान लो, जल्दी कोई दिक्कत नहीं, चलो A मीटर मान लो, -2 नहीं लेना पड़ेगा, A मीटर ले लेते हैं, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर लोगे आप क्वेश्चन में तो -2 लगाना पड़ेगा, और मीटर लोगे तो -2 नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्रत्येक आवेश पर, है ना, कोई भी एक आवेश उठा लो, इसमें शेष आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करना है। तो हमने इसमें से कोई भी एक आवेश उठा सकते हैं ना, तो मैंने इसमें मान लो ये वाला आवेश उठा लिया, और आपसे कहा कि इस आवेश पर बाकी तीनों आवेशों के कारण कितना बल लग रहा है, ये आपको बताना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई इस आवेश पर मैंने बोल दिया, सपोज ये शीर्ष A है, ये शीर्ष B है, ये शीर्ष C है, और ये शीर्ष D है, तो बोलेंगे फोर्स ऑन C, है ना, आपको फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स ऑन C नेट, मतलब C बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, C पर A के कारण, प्लस फोर्स ऑन C ड्यू टू B, C पर B के कारण, प्लस फोर्स ऑन C ड्यू टू D, तीनों के कारण निकलेगा, तीन आवेश है, तीनों कारण निकलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो B ने C पे फोर्स लगाया, तो किसने किस पर फोर्स लगाया, B ने लगाया, किस पर लगाया, C पर लगाया, कौन खिसकेगा, C खिसकेगा, किधर खिसकेगा, नीचे खिसकेगा,
तो ये फोर्स कौन सा हो गया आपके पास, ये फोर्स हो गया एफ ऑफ सी ए वेक्टर। बात समझ में आ रही है? ऐसे डी इस पे लगाएगा तो ये फोर्स किधर जाएगा, इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ सी डी वेक्टर। ऐसे ही ए इस पे लगाएगा तो ये फोर्स किधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये हो जाएगा एफ ऑफ सी, ये भी सी ए वेक्टर। ऐसे रहेंगे तीन फोर्स, ठीक है। अब हमें इन तीनों का परिणाम ही निकालना है। अब बड़े ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन, परिणाम ही निकालने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। आपको करना क्या है, इसमें से ये जो चीज है ना, इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है, रीड्रॉ करना है। ध्यान से देखो, एक फोर्स तो इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, और एक फोर्स इधर लग रहा है। तीन फोर्स हैं जिनसे हमें खेलना है। तीन फोर्स दिख रहे हैं ना आपको, दिख तो रहे होंगे तीन फोर्स कौन कौन से। अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि ये एफ सी डी वेक्टर है और ये एफ सी बी वेक्टर है। क्या इन दोनों का परिणाम हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एफ वेक्टर बराबर, मान लो ये ए है और ये बी है, तो दो सदिशों को जोड़ना है हमें, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं केवल अभी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मैंने कह दिया एफ सी डी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ सी डी एफ सी बी कॉस थीटा मतलब 90 डिग्री। तो ये वैल्यू तो क्या हो गई, जीरो हो गई, और ये हो गया आपके पास अंडर रूट ऑफ एफ सी डी का स्क्वायर प्लस एफ सी बी का स्क्वायर। ये दो ही तो हो गए। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एफ सी है, सी डी और सी बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो एफ सी डी कितना है, ध्यान से देखना एफ सी डी कितना होगा। एफ सी डी होगा के Q1, Q1 तो Q है हमारा, Q2 Q2 डी कौन सा, ये रहा। देखो Q1 Q है, Q2 भी Q है, जिसपे फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, A स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया? इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर हो गया। ऐसे ही हमें CV की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ इस CV की वैल्यू कितनी होगी, बताओ ध्यान से देखो। K की जगह K, वही Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। कहने का मतलब ये दोनों वैल्यू तो सेम है, इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू तो सेम है, और वो किसके बराबर है, मान लो f के बराबर है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2f स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 इनटू f, और f की वैल्यू कितनी, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहां तक की बात समझ में आई है? ये दो फोर्स ऐसे थे ना, इसका परिणाम ही निकाल ले, वो कितना निकला, रूट 2 k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहां तक बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब हमारे पास एक फोर्स और है जो किसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसके परिणाम में किसी डायरेक्शन में जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब दो फोर्स एक ही लाइन पे लगते हैं तो वो परस्पर जुड़ जाते हैं। ध्यान रखो, जब दो सदिश एक ही लाइन पे चलते हैं ना, तो वो परस्पर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, जो आपका एफ नेट आएगा ना, एफ नेट में क्या, एफ नेट में एक तो हमारे पास है एफ सी ए वेक्टर, एफ सी ए वेक्टर की पहले वैल्यू निकालते हैं कितनी है, ठीक है। हम वैल्यू किसकी निकालते हैं, देखो ये वाली लाइन काम करेगी, सी और ए के बीच में ये वाली लाइन काम करेगी, और ये वर्ग है, और वर्ग में ये वैल्यू होती है a रूट 2, कितनी होती है, a रूट 2। ध्यान रखनी है आपको, ये वैल्यू कितनी होती है, किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं ना, विकर्ण होते हैं, उनके बीच की दूरी होती है a रूट 2। स्क्वायर में विकर्ण की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, a रूट 2। तो बताओ ये एफ सी कितना निकल गया, क्या लिखेंगे, देखो एफ, क्या लिख देता हूं, एफ सी ए वेक्टर का परिमाण कितना आएगा, k q स्क्वायर, चार में कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर जाएगा a रूट 2 a का होल स्क्वायर, यही तो आएगा रूट 2 इनटू a का होल स्क्वायर। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1/2 k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, देखो ये आएगा, समझ आ गया। अब हम क्या करें, हमें एफ नेट चाहिए, तो एफ नेट में क्या आया, देखो k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k q स्क्वायर रूट 2 k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1/2 k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हो, देखो इसमें k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर तो बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 1/2 प्लस अंडर रूट, तो ये आपका आ गया आंसर। पर इस आंसर में एक प्रॉब्लम क्या,
अभी जो हमने निकाला है ना वो केवल इसका मैग्नीट्यूड निकाला है। क्या निकाला है? मैग्नीट्यूड। ध्यान रखो दिशा हमेशा चित्र को देख के दी जाती है। तो क्या बोलेंगे? चित्रानुसार परिणामी वेक्टर की दिशा FCA वेक्टर की दिशा में होगी। चित्रानुसार परिणामी वेक्टर की दिशा FCA वेक्टर की दिशा में। देखो FC वेक्टर भी इधर है, परिणामी वेक्टर भी हमारा परिणामी बल भी इधर है। तो हम क्या बोलेंगे? चित्रानुसार परिणामी बल की दिशा FCA वेक्टर के अनुदिश होगी। अनुदिश मतलब उसी दिशा में होना। अनुदिश मतलब होता है उसी दिशा में होना। क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए इसका रिजल्ट, क्योंकि ये रिजल्ट आपके आगे डायरेक्टली कहीं पे काम आ जाता है। ठीक है, इसलिए आपको डायरेक्टली इसका रिजल्ट ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब की बार क्या कहा आपसे कि 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश x अक्ष पर क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, वैसे चलता जा रहा है, हमें नहीं पता कितना है, अनंत मीटर तक 4 माइक्रोकूलम के आवेश रखते हैं। 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, ऐसे अनंत आवेश उसके पास रखे हुए हैं। ठीक है, समझ में? और ये अक्ष है ना, वो आपसे कह रहा है कि अक्ष कौन सी है? एक्स अक्ष, ताकि आप इसकी डायरेक्शन बता सको। तो क्या कहा आपसे? आपसे सीधा सीधा कहा कि 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश ऐसे बिखरे हुए हैं। तो आपको करना क्या है? इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ है। मान लो यहाँ पर आपका कोई मूल बिंदु है और यहाँ पर आवेश रखा है कितना? 1 माइक्रोकूलम का। कितना आवेश रखा हुआ है? 1 कूलम है, माइक्रो भी नहीं है, 1 कूलम का आवेश रखा हुआ है। तो इस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल आपको बताना है। ठीक है, देख लेते हैं कूलम नहीं होगा माइक्रोकूलम होगा, हम चेंज कर लेंगे। अभी तो किताब के क्वेश्चन में तो कूलम भी बोल रहा है। ठीक है ना, समझ आएगा? अब देखते हैं क्या कहते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आवेश अनंत है। ठीक है, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, मतलब सारे आवेश इस पे बल लगाएंगे, है ना? और ये प्लस है और ये सब भी प्लस है। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि जो परिणामी बल की दिशा आएगी ना, वो तो आएगी माइनस आई कैप की। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही। ठीक है, तो बोलेंगे यहाँ परिणामी बल की दिशा एक्स अक्ष के विपरीत दिशा में अर्थात माइनस आई कैप में होगी। यहाँ तो समझ में आ गया। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। तो हम क्या कह रहे हैं? हमारे पास आवेश अनंत है। ठीक है, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा तो इधर जाएगा, ऐसे सभी इस पे फोर्स लगाएंगे। तो हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं F01, मतलब 1 की वजह से 0 पर लगने वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा K Q स्क्वायर। देखो Q स्क्वायर कितना? एक तो 1 है, एक हो गया हमारा 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया? अब निकाला मैंने F02, ये कितना हुआ? K 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, मीटर में है सब। फिर मैंने निकाला F04, 4 के कारण कितना हुआ? K 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। ऐसे हमें अनंत तक सॉल्व करना है। तो हम क्या कह रहे हैं? F नेट कितना आएगा? F नेट का परिणाम कितना आएगा? K 4 माइक्रोकूलम, ये तो सामने कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना? 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर, और ऐसे कहां तक चलेगा? ये अनंत तक चलेगा। तो ये ध्यान रखो, आपके पास क्या बनती है? गुणोत्तर श्रेणी। इसको हम क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर। यदि इस तरीके से चले ना तो इसको हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 3 6, 3 के बाद सॉरी 1 2 4 8 16, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, है ना? ऐसे ही 1 3 9 3 27 3 81, ऐसे चले। तो मतलब एक गुणा की टर्म्स में एक मल्टीपल हमने कॉमन फैक्टर ले लिया और उसको गुणा कर चल रहे हैं। तो इस तरीके की श्रेणी होती है ना, उसको हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अभी गुणोत्तर श्रेणी के साथ साथ क्या हो रही है? ऐड भी हो रही है। ठीक है, तो इस तरह का जो एडिशन गुणोत्तर श्रेणी होती है ना, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है
सॉल्व करने का इसका फॉर्मूला होता है, देखो k की जगह पे k आएगा, 4 माइक्रोकूलम की जगह 4 माइक्रोकूलम होगा। इसका फॉर्मूला होता है A/1 माइनस r, जहां a तो होता है प्रथम पद, a तो क्या होता है प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद, और r होता है सार अनुपात, सार अनुपात, r क्या होता है सार अनुपात। और सार अनुपात कैसे निकालते हैं, प्रथम पद द्वितीय पद, द्वितीय पद बटे प्रथम पद, ये सार अनुपात निकालने का तरीका होता है, प्रथम पद बटे द्वितीय पद, सॉरी द्वितीय पद बटे प्रथम पद, इस तरीके से निकालते हैं। तो हमारे पास द्वितीय पद कहीं से उठा लो, आप कोई भी दो क्रम ले लो, जैसे मैंने ये वाला ले लिया 1/4 बटे 1/2, मैंने लिख दिया 1/4 बटे 1/2, तो ये 1/2 को हम क्या लिख देंगे 2/1, सॉरी क्या लिख देंगे इसको हम 2/1, तो 4 से कट गया, तो r कितना आ गया आपके पास 1/2 आ गया इसका, r कितना है आपके पास, सॉरी देखो प्रथम पद क्या है हमारे पास, प्रथम पद है, जैसे मान लो ये ले लिया मैंने, प्रथम पद कितना है इसका 1/4 है ना, और दूसरा पद कितना है 1/16, तो द्वितीय पद 1/16 बटे 4/1, तो कितना आया 1/4, तो r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/4। और कोई सा ले लो, जैसे कि मान लो नेक्स्ट होता है आपका 8 का स्क्वायर, तो 1/64, 1/64 गुना 16/1, तो कितना आता, वही 1/4 आता, ठीक है। इसका सार अनुपात कितना है 1/4, तो देखो 9 गुना 10 की घात 9, k की वैल्यू आ गई, 4 की वैल्यू कितनी 4 गुना 10 की घात माइनस 6 हो गया, है ना, गुना a कितना है प्रथम पद 1 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3/4, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम 9 चौक 36 है ना, बटे 3/4, ठीक है, गुना 10 की घात 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 12 चौक 48 गुना 10 की घात 3 न्यूटन, और डायरेक्शन तो आपको पता लगी गई कि कहां पर डायरेक्शन है माइनस आई कैप में, डायरेक्शन का है इसकी माइनस आई कैप में। हम क्या बोलेंगे कि इस पूरे सिस्टम की वजह से जो फोर्स लग रहा है ना, उसका मान कितने निकल के आएगा 48 गुना 10 की घात 3 न्यूटन, और डायरेक्शन किधर माइनस आई कैप। अब देखो इस क्वेश्चन में वैसे तो कुछ भी नहीं है, कब कब कुछ नहीं है, फॉर्मूले में तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत है हमारी 10th 9th की मैथ्स में, है ना, वो हम श्रेणी पढ़ते हैं, श्रेणी का फॉर्मूला ये, फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा आपको, गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है a/1 माइनस r, ये नई चीज इसके अंदर आपके क्वेश्चन में जोड़ होती है ना। तो नई चीज क्या बोलेंगे, बोलेंगे मैथ्स आपकी काम में ले ली गई है यहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 वो आपसे पूछेंगे अनंत पदों का योग कितना होगा गुणोत्तर श्रेणी के अंदर, तो इसका फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r, ठीक है, उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 3 आवेश है ना एक समबाहु त्रिभुज पर रखे हुए हैं, तो त्रिभुज के केंद्रक पर कितना बल लगेगा। देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास इस तरीके से एक त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज, और ये जो त्रिभुज है ना आपका वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। जब ये समबाहु त्रिभुज है और कह दिया इसने इस समबाहु त्रिभुज है ना की भुजा मान लो L, और इसके केंद्र पर हमने आवेश रख दिए क्या Q, Q और Q, तीनों आवेश समान रखे। आपसे पूछा गया कि बताओ इसके केंद्र पर यदि कोई आवेश Q रख दिया जाए तो उस Q पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, है ना। अब की बात करें कि हमसे पूछा इस Q पर लगने वाला परिणामी बल, ये बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में इस Q पर लगने वाला परिणामी बल आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखो, दिमाग में सेट करो बिल्कुल, है ना, आकृति चाहे कुछ भी हो, क्या बोला मैंने, आकृति चाहे कुछ भी, यदि आकृति के शीर्ष पर मतलब उसकी सतह पर आवेश समान रूप से एक जैसा वितरित है, जैसे Q Q Q समान आवेश, तो उसके केंद्र पर हमेशा परिणामी बल का मान 0 प्राप्त होता है, उसके
उसके केंद्र पर हमेशा परिणामी बल का मान शून्य प्राप्त होता है। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो इस बात को, है ना। जैसे कि मैं कहता आपसे कि ये वर्ग है, क्या है ये वर्ग है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू है। बताओ सेंटर पे कितना, आपका को चारों को समान है क्या? बिल्कुल समान है, तो जीरो हो जाएगा सेंटर पे। ऐसे मैंने कहा कि बताओ यहाँ पे भाई, यदि मान लो इसको मैंने समान आवेश दिया है पूरी परत को, आपको बिल्कुल समान दिया है सर आपने आवेश, यहाँ बिल्कुल समान है। अब समान आवेश है तो सेंटर पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा बिना सॉल्यूशन के, चाहे शेप कुछ भी हो, मतलब मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसे भी बना दूं ना, और मैंने कह दिया कि सरफेस को मैंने समान चार्ज दिया तो इसका सेंटर कहीं भी होगा, जहां भी इसका सेंटर होगा उस सेंटर पर परिणामी बल का मान कितना होगा? जीरो। बात समझ में आ गई, है ना। आकृति चाहे कुछ भी हो, यदि हमने आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित किया है तो केंद्र पर परिणामी बल क्या होता है? जीरो होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं कि ऐसा होता है, तो यहाँ पे देखते हैं प्रूफ करके कैसा क्या हो रहा है। तो मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी और ये ओ है, तो बी ने ओ पर फोर्स लगाया तो ये फोर्स हुआ एफ ऑन ओ ड्यू टू बी वेक्टर। ऐसे ही सी भी ओ पर फोर्स लगाया तो सी की वजह से फोर्स लगा एफ ऑन सी ऑन ओ ड्यू टू सी वेक्टर। ऐसे ही ए ने इसके फोर्स लगाया, ये हो गया एफ ऑन ओ ड्यू टू ए वेक्टर। अब बड़े ध्यान से देखो, क्या ये एंगल आपको पता है टोटल 60 है ना, टोटल 60 है ना, तो ये एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। ये एंगल भी कितना हुआ? 30 डिग्री। 30 हो गया ये टोटल, तो ये कितना हो गया भाई? 120 हो गया ना, टोटल 180 बची है ना, ये 120, तो ये भी कितना हो गया? 120 डिग्री, और ये कितना है? 60 डिग्री। एक तो ये कैलकुलेशन अच्छे कोण निकालने की। वापस सुन लो, समबाहु त्रिभुज के बीच में भुजाओं के बीच का कोण होता है 60 डिग्री, लेकिन बीचों बीच से जा रहा है ना, इसलिए 30 रह गया है। ये 30, ये 30, टोटल त्रिभुज बना 180 होना चाहिए, 30 30 60 और 120 हो गया। 120 तो ये शीर्ष का 120 हो गया, 120 ये हो गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 60 होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल है ना वो 90 डिग्री होता है। या फिर आप ऐसे ध्यान रखो कि शीर्ष या फिर 10 की प्रमेय है, किसी भी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से केंद्र पर जो कोण बनता है इस तरीके से दिखता है, वो जस्ट डबल होता है। ठीक है, चलो ये सारी चीजें ध्यान रखने के बाद हम कह रहे हैं कि भाई इन दोनों का परिणामी कहां जाएगा? इन दोनों का परिणामी जाएगा बिल्कुल बीच में से जाएगा ना, देखो जाएगा, इन दोनों का परिणामी कहां जाएगा? बिल्कुल बीच में से। और ये फोर्स कैसे लगा रहा है? ऐसे लगा रहा है, तो क्या ये दोनों बराबर और विपरीत है? बिल्कुल है। जब ये दोनों बराबर और विपरीत है तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? ये नष्ट कर देंगे। जैसे ही इन्होंने एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट किया तो हमारा आंसर आ गया। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? जीरो मिलता है। ठीक है, इससे समझ में नहीं आया तो एक और देखो, मैंने कहा सपोज ये स्क्वायर है, क्या है ये आपका? स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा यहाँ क्यों रखा है, यहाँ क्यों रखा है, यहाँ क्यों रखा है, यहाँ क्यों रखा है? ये सेंटर है, तो इस सेंटर पर इसने फोर्स लगाया और इधर से इसने फोर्स लगाया, ये बराबर एक दूसरे काट देंगे। ऐसे इसने यहाँ पे फोर्स लगाया इधर की तरफ और ऐसे इसने भी इधर तरफ फोर्स लगाया, तो ये बराबर है, ये काट देंगे, तो सेंटर का सेंटर पे चार्ज रह जाएगा, ये कहीं भी नहीं खिसकेगा। तो हम क्या बोलते हैं कि जब किसी सतह पर आवेश का मान ज्ञात किया जाता है, सतह पर आवेश का मान बराबर दिया होता है, तो केंद्र पर परिणामी ई वेक्टर और एफ वेक्टर का मान क्या प्राप्त होता है? जीरो प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक आवेश है Q बराबर दे रखा है आपको कितना? 5 × 10⁻⁴ कूलम, है ना, और इस पर बल काम कर रहा है कितना? 2.25 न्यूटन का। आपसे पूछा ई वेक्टर ज्ञात करो, आपको पता है F बराबर Q ई वेक्टर होता है, पता नहीं है तो पता कर लो। F बराबर क्या होता है? Q ई वेक्टर। एक्चुअल में ये E कुछ नहीं है, ये है KQ/r²। तो एक्चुअल में ये Q1 और ये Q2 है, तो क्या हो गया? KQ1 Q2/r²। ये तो पता है ना आपको, बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखो F का एक फॉर्मूला ये भी होता है Q ई वेक्टर। जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की किताब पढ़ी थी, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला
तो आपसे ई वेक्टर पूछा है, एफ पता ही है, क्यू पता है, बस वैल्यू रख दो। तो 2.25 डिवाइडेड बाय 5 × 10